अरे यशवंत, उठ भी जा, सूरज सिर पर आ गया है। आज फिर कॉलेज के लिए देर करेगा क्या? माँ 5 मिनट बस, थोड़ी देर और सोने दो। 5 मिनट? यही तो तू रोज कहता है और फिर आधा घंटा और सोता है। जल्दी से उठ, नाश्ता कर और कॉलेज के लिए तैयार हो जा। यशवंत बिस्तर से उठता है और बाहर बालकनी में जाता है, जहां उसके पिता विजय पहले से ही बैठे चाय पी रहे थे। अरे आजकल के बच्चे बड़े आलसी हो गए। हम जब तेरी उम्र के थे ना तो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करते थे। पिताजी, आप तो सरकारी नौकरी में हैं, फिर क्यों हर वक्त खेतों की बातें करते रहते? बेटा, सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि किसान का दिल बदल जाएगा। गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी की बात तो होगी। वैसे तुझे भी सोचना चाहिए, कॉलेज के बाद क्या करेगा तू? पहले तो सोने का सोच रहा था, लेकिन अब लगता है उठकर चाय पीने का प्लान ही अच्छा है। और हाँ पिताजी, नौकरी की बातें ना बाद में करेंगे, अभी तो पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। ए जी, नाश्ता तो करवा दो इसे, कॉलेज के लिए देर हो रही है और ये यहाँ मजाक में लगा हुआ है। चल चल जल्दी कर बेटा, इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और इतना आलस दिखाता है। यशवंत हंसते हुए अपने घर से निकलता है और अपनी साइकिल लेकर कॉलेज पहुंचता है। यार सोचो तो सही, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब आगे क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया है? क्या करना है, सबको नौकरी तो करनी है कहीं ना कहीं पर। अब देखना है कैसे मिलती है नौकरी। अरे लेकिन नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर पर भी सभी इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मेरे पिताजी तो सरकारी नौकरी में है, सोचता हूँ मैं भी वही कर लूँ। हाँ, आइडिया तो सही है, पर देख भाई, सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर वो ना मिले तो प्राइवेट में भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यशवंत कॉलेज से लौटते वक्त सोच में डूबा रहता है कि अब उसे किस दिशा में कदम उठाने चाहिए। घर पर भी इसी बात की चर्चा हो रही थी। बेटा, तुमने क्या सोचा है? अब पढ़ाई पूरी होने वाली है तो क्या आगे की कोई योजना है? माँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करूं या प्राइवेट में ही कुछ देखूं। कुछ दिन और गुजरे और आखिरकार कॉलेज का आखिरी दिन भी आ गया। यशवंत इंजीनियर बन गया। पिताजी, माँ, मैं इंजीनियर बन गया। अब शहर जाकर नौकरी करूंगा, जहाँ अच्छे पैसे और तरक्की दोनों मिलेंगे। बेटा, शहर जाकर नौकरी करने की बात ही मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में ही रहकर कोई काम करो, यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पिताजी, गांव में नौकरी के मौके कहाँ मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। मैं शहर जाकर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव में ही रहो और यहीं कुछ ढूंढो। अपने लोगों के बीच रहना ही बेहतर होता है। यशवंत परेशान हो जाता है, पर अपने पिता की बात मानकर गांव में ही नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ तो कोई नौकरी है ही नहीं, और है भी तो उनका मिलना बहुत मुश्किल है। पिताजी से बात करूंगा, शायद माँ उन्हें समझा सके। यशवंत घर लौटता है और अपनी माँ चित्रा से बात करता है। माँ, पिताजी को समझाओ ना, मैं यहाँ कितनी भी कोशिश कर लूँ नौकरी नहीं मिल रही। अगर मैं शहर जाऊंगा तो शायद कुछ बेहतर हो सके। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी चिंता वाजिब है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की बात भी तो समझो। वो नहीं चाहते कि तुम गांव छोड़कर जाओ। माँ, आप एक बार फिर से ट्राई करो ना, प्लीज उन्हें समझाओ ना। चित्रा विजय से बात करती है, लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। यशवंत को गांव में ही रहकर कुछ काम करना चाहिए। मैं उसे शहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन यशवंत की भी कुछ इच्छाएं हैं, उसे एक मौका तो देना चाहिए ना हमें। मुझे पता है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। यशवंत काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उसका पड़ोसी मिलता है और कहता है, क्या बात है यशवंत, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, तो शहर क्यों नहीं गए? यही नौकरी करूंगा। अरे कब करोगे, इतने दिन तो हो गए पढ़ाई पूरी किए हुए। आप चिंता मत करिए, मैं कर लूंगा। यशवंत ये बोलकर घर वापस आ जाता है, लेकिन पड़ोसी के ताने सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यशवंत बेटा, इतना परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, गांव में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। पिताजी से फिर से बात करना चाहता हूं कि मुझे शहर जाने दे, वहां कम से कम कुछ अच्छे मौके तो मिलेंगे। ठीक है बेटा, मैं पिताजी से फिर से बात करती हूँ। उनकी ये बातें विजय सुन लेता है। मैंने कहा ना, शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दूंगा। पर पापा, कोई परवर नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया।
विजय कुछ जुगाड़ करता है और गांव में ही यशवंत की एक छोटी सी नौकरी लगवा देता है, पर यशवंत उस नौकरी से खुश नहीं था। नौकरी तो मिल गई, लेकिन इस नौकरी में कमाई कितनी कम है। मैं इससे कैसे गुजारा करूंगा। कुछ दिन बीतते हैं। यशवंत अपने कम वेतन वाली नौकरी जैसे तैसे चला रहा था और फिर एक दिन विजय और चित्रा उसके पास आते हैं। यशवंत अब तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर रहा है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शादी? लेकिन पिताजी, इतनी कम कमाई में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ये नौकरी तो खुद का खर्चा उठाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। अरे बेटा, हमें तेरी चिंता है, हम है ना तेरे साथ, सब मिलकर देख लेंगे, तू बस हाँ कर दे। पिताजी, माँ, आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं इस नौकरी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियां संभालने से इंसान और मेहनत करता है, तो बस हाँ कर दे। आखिर थक हार कर यशवंत अपने माता पिता के सामने शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद यशवंत के लिए सोनल नाम की एक लड़की को चुना जाता है। यशवंत, हमें तेरे लिए सोनल जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की मिल गई है। वो बहुत समझदार, सुशील और संस्कारी है। देख बेटा, अब सब अच्छा होगा, तू बस खुश रह। यशवंत, जो अपनी किस्मत के साथ अब समझौता कर चुका था, केवल मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती है। देखिए तो, हमारी बहू सोनल कितनी सुंदर लग रही है। आज हमारा यशवंत भी कितना खुश है। हाँ, सच में ये शादी पूरे गांव भर में बहुत यादगार रहेगी। यशवंत की शादी धूमधाम से हो जाती है। सभी रस्में और रीति रिवाजों के बीच यशवंत और सोनल 7 फेरों के बंधन में बंधते हैं और गांव के सभी लोग इस शादी में खुशी खुशी शरीक होते हैं। यशवंत, तुम्हारी शादी तो बहुत अच्छी हुई, और सोनल जैसी पत्नी मिलना सच में सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। अब बस सब कुछ अच्छे से चले, यही उम्मीद करता हूँ। शादी के बाद यशवंत और सोनल के जीवन में शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। दोनों में प्यार और समझ बनी रहती है। यशवंत, ये देखो, मैंने हमारे कमरे को कैसे सजाया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा किया है सोनल, तुमने तो हमारे कमरे को और भी सुंदर बना दिया। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा ऐसा ही सुंदर और सुखी रहे। ऐसा ही रहेगा, मैं वादा करता हूँ। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे यशवंत की कमाई का असर उनकी जिंदगी पर दिखने लगता है। एक दिन सोनल यशवंत से साड़ी की मांग करती है। यशवंत, मुझे ना एक सिल्की साड़ी बहुत पसंद आ गई है, ला दो ना। सोनल, सिल्क की साड़ी तो बहुत महंगी होती है, इस महीने की तनख्वाह से लेना तो मुश्किल होगा। क्या हम अगले महीने तक इंतज़ार कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन मुझे लगा था शादी के बाद तुम मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखोगे। सोनल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी में अभी उतनी कमाई नहीं होती कि हर चीज़ खरीद पाऊँ। मैं समझती हूँ, पर उम्मीदें तो दिल में रहती है ना। बस यहाँ से उनके बीच में थोड़ी दूरियां आने लगती है। सोनल ने यशवंत से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। यशवंत इस बदलाव को महसूस भी करता है, लेकिन वो कुछ कर पाने में असमर्थ था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ ऊपर वाले। एक दिन शाम का समय था। यशवंत थका हारा घर लौटता है। सोनल चुपचाप खाना बना रही थी। यशवंत को देखते ही सोनल की आंखों में निराशा और गुस्सा उभर आया। सोनल, आज का दिन तो बहुत लंबा था, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। इस तरह कब तक चलेगा यशवंत? हम हर दिन इसी तरह जीते रहेंगे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ सोनल। तुम्हारी कोशिशें मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। एक मामूली सी नौकरी में बंद कर रह गए हो। यह गांव में रहकर हम कब तक इस तरह जी पाएंगे? हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? मैं जानता हूँ कि हालात मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शहर जाकर रहने से क्या होगा? वहां भी तो एक नौकरी ही करनी पड़ेगी ना। शहर में हमारे पास ज्यादा मौके होंगे, तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। यशवंत, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर हम यहीं रहे तो हम सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे। तो तुम चाहती हो कि मैं अपने माता पिता को छोड़ दूं? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उनके लिए दुश्मन बन जाऊंगा। तुम क्या चाहती हो, मैं ऐसा करूं? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे अच्छे माहौल में बड़े हो, बिना किसी आर्थिक तंगी के। मैं समझता हूँ सोनल, लेकिन मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ। उन्हें इस उम्र में छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है।
मुझे कुछ और सोचना होगा। सोनल चुप हो जाती है। इस बहस के बाद यशवंत ने फैसला किया कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी बेहतर भविष्य बना सकता है। सोनल, मैंने सोचा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करूंगा। अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। ये अच्छा फैसला है यशवंत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूँगी। तुम्हारी मदद की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। हम मिलकर इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकलेंगे। यशवंत ने तैयारी शुरू कर दी। वो दिन रात मेहनत करता है और सोनल उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करती है। सोनल घर के सारे काम संभालती है ताकि यशवंत बिना किसी परेशानी के पढ़ाई कर सके। यशवंत, तुम मेहनत करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर सफल होगी। तुम्हारे इस विश्वास के लिए शुक्रिया सोनल। मैं तुम्हें और अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा। यशवंत ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख लिया था। उसने अपने दिलो दिमाग में ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में इस सपने को साकार करेगा। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस इस बार सरकारी नौकरी लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो सुबह से लेकर देर रात तक किताबों में डूबा रहता। सोनल भी उसकी हर संभव मदद करती। यशवंत ने अपनी ये छोटी नौकरी भी छोड़ दी ताकि पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर दे सके। यशवंत, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर सफल होगे। बस थोड़ा धैर्य रखो। धन्यवाद सोनल। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दिन आ जाता है जब यशवंत का एग्ज़ाम होता है। वो पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसका नाम नहीं है। उसका दिल टूट जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, अब क्या करूँगा? न नौकरी बची, ना ही सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब यशवंत अपने फैसले पर पछताता है। उसे लगता है कि छोटी नौकरी छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी निराशा गुस्से में बदलने लगती है। यशवंत की असफलता ने उसकी ज़िंदगी में तनाव को और बढ़ा दिया। वो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो गया। सोनल से उसकी हर बात अब झगड़े में बदलने लगी। तुम्हारी वजह से हमारी हालत और खराब हो गई है यशवंत। पहले ही कम पैसे थे, अब और भी बुरा हाल हो गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने सब कुछ तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए किया, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। समझने की कोशिश मैं ही क्यों करूं? तुमने सोचा क्यों नहीं पहले? बिना नौकरी के घर कैसे चलेगा ये नहीं सोचा? झगड़े की ये चिंगारी जल्दी ही आग में बदलने लगी। बात बात पर तकरार और बहस होने लगी। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। यशवंत, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान के लिए कुछ करो। क्या करूं? नंगा होकर नाचूं या जमीन में लौटने लगूं? बताओ क्या करूं? पागल करके रख दिया है तुमने। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम यहां खुश नहीं है यशवंत। तुम्हें कोई और रास्ता निकालना होगा। इसी दौरान विजय और चित्रा ने भी कई बार इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। ये लड़ाई झगड़े किसी का भला नहीं करेंगे। शांत होकर सोचो। बेटी, हर शादी में मुश्किलें आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं। लेकिन दोनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। यशवंत और सोनल के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। हर दिन लड़ाई होना उनका रूटीन था। अंततः यशवंत ने हार मान ली। वो अब शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी शादी और जिंदगी दोनों बिखर जाएंगे। शायद तुम सही हो सोनल। शायद हमें शहर जाकर ही कोई रास्ता मिल सके। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। आखिर ये बात समझ में तो आई इनके। और आखिरकार यशवंत शहर चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है, जहाँ उसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। देखो सोनल, ये सब कुछ अब हमारा है। ये बड़ा सा घर, गाड़ी और ये आरामदायक ज़िंदगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे सपने सच हो जाएंगे। हाँ यशवंत, अब सब कुछ सही है। हम दोनों ही खुश हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता। यशवंत और सोनल दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। उनके बीच पहले जैसे तनाव और झगड़े अब नहीं होते थे। शहर की जिंदगी में दोनों ने अपनी जगह बना ली थी।
कुछ महीनों बाद यशवंत को छुट्टी मिली और उसने सोचा कि वो और सोनल गांव जाकर अपने माता पिता से मिलेंगे। गांव पहुंचने पर विजय और चित्रा दोनों ही अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो गए। कैसे हो बेटा? अब तो तुमने शहर में अच्छी तरह से अपना पैर जमा लिया है। हमें तुम पर बहुत गर्व है। आप दोनों की दुआओं से ही तो ये सब संभव हुआ पिताजी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ शहर चले। वहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बेटी, तुम खुश हो ना? हमें बस यही चिंता रहती थी कि तुम दोनों जहाँ रहो खुश रहो। हाँ माँ जी, अब सब कुछ अच्छा है। यशवंत ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमारे साथ चलें। बेटा, हमें खुशी है कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए हो, लेकिन मुझे यहाँ गांव में ही रहना होगा। मेरी नौकरी भी है और ये गांव हमारा अपना है। तुम दोनों कभी कभी आ जाया करो, बस हमारे लिए वही बहुत है। और विजय की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैंने तुम दोनों को यहाँ रोके रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि दूर जाकर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया कि पैसे कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है, पर जिनके दिल करीब होते हैं वो हमेशा करीब रहते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। पिताजी, आपसे बड़ा कोई नहीं। हमने हमेशा आपकी बात मानी और आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हम हमेशा आपके रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहें। हाँ पिताजी, आप बस खुश रहिए। हम अक्सर यहाँ आते रहेंगे। ज़रूर बेटा, हमें इंतज़ार रहेगा। विजय और चित्रा ने अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। चारों के बीच जो प्रेम और सम्मान था वो और भी गहरा हो गया था। यशवंत और सोनल ने अपनी मेहनत से सफलता पाई, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्तों को नहीं भुलाया। जरूरत क्या है तुम्हारे पापा को मंजू को ऊपर का फ्लोर देने की? अरे यार, ये तुमको माँ ने पहले ही बता दिया था ना कि घर में हम दोनों भाई बहन का बराबर का हिस्सा है। अरे, तो ये नहीं बताया ना कि शादी के बाद भी यही हमारे सर के ऊपर रहेगी? अरे सर के ऊपर नहीं, फ्लोर के ऊपर। तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। और अच्छा ये तो है, मंजू ऊपर रहेगी तो उनको भी आराम रहेगा ना। कहीं तुमको आना जाना हो, बच्चों की देखभाल करने का मन ना हो या खाना बनाने का मन ना हो तो ऊपर बहन है ना। हाय हाय, तुम्हारी बहन मेरे काम आएगी। हर एक चीज में फंसा देती है मुझको। उल्टा मेरे भरोसे लटकी रहेगी। वो तो ऐसे रहेगी जैसे मायके में ही रह रही है, और भाभी के सर पर पूरी जिम्मेदारी। तुम ज्यादा सोच रही हो। कुछ नहीं होगा, हमेशा एक से भले दो होते हैं। चलो सो जाओ। रिया परेशान थी कि उसकी ननद अंजू को उसके सास ससुर ने अपने ही घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहने को दिया था, वो भी शादी के बाद। वो, उसका पति, उसके बच्चे सब बोरिया बिस्तर लेकर घर में आने वाले थे, जिससे संजू घबराई हुई थी। फिर अगले दिन, अरे रिया बहू, ऊपर की सफाई कराई थी? ऊपर की सफाई क्यों? ऊपर क्या काम है मेरा जो मैं साफ करूं? अरे, तू इतनी सीधी तो नहीं जितनी बन रही है। तेरी ननद ऊपर के फ्लोर में रहने आ रही है, तो घर की साफ सफाई करेगी कि नहीं? मैं क्यों करूं सफाई? जिसको आना है रहने वो करे चिंता। कैसी बात कर रही हो? जो आ रहा है वो किराएदार नहीं है। हाँ हाँ, वो तो मालकिन रही है, नौकरानी तो मैं हूं ना। अभी तो मेरी बेटी घर में आई नहीं, तब से ये रौब है तेरा। आ जाएगी तो क्या करेगी? और लो, वो दिन भी आ जाता है जब बेटी ऊपर रहने आ जाती है। फिर एक दिन ऊपर से आवाज आती है, माँ, खाने में क्या बनाया है? बच्चों को स्कूल जाना है और मैं अभी सोकर उठी हूँ। अरे, दोनों बच्चों को नीचे भेज दे, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। पैक कर देती हूँ? कहाँ से माँ जी? कहाँ से पैक कर देंगी खाना? लेकिन खाना तो अभी बना ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ अभी अपने बच्चों का टिफिन बनाया है। अपने बच्चे, उसके बच्चे, इसके बच्चे क्या होता है? सबके बच्चे एक होते हैं। और हमारे बच्चे खाना खाकर जाएंगे और मेरी बहन के बच्चे भूखे पेट। अच्छा लगता है क्या? तभी ऊपर से आवाज आती है, माँ, मैंने दोनों को भेज दिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ, परेशान मत करना। और फिर क्या, अंजू धाड़ से दरवाजा बंद करती है और सोने चली जाती है। और नीचे रिया का हाल वही होता है जो कोल्हू के बैल का होता है, पिसते रहो पिसते रहो। फिर रिया क्या करती? बड़बड़ाती बड़बड़ाती रह जाती है। कोई नहीं है इस घर में जो मुझे समझे। अरे, मेरा सगा पति माँ की बोली बोल रहा है। अरे माँ,
तेरी काम वाली कब आएगी? आए तो बोलना, ऊपर भी आकर झाड़ू पोछा लगा देगी। लेकिन उसने तो सिर्फ हमारे फ्लोर का काम पकड़ा है। ऊपर वाला तो हम थोड़ी ना साफ कराते हैं। ऊपर का करेगी तो हम लोगों से डबल पैसे लेगी। तू तो हमेशा पैसा पैसा करती रहती है, तो दे देंगे डबल पैसा। जब काम वाली आए तो चुपचाप बोल देना कि ऊपर वाले फ्लोर की भी सफाई कर दे। अरे, नीचे ससुराल साफ रहे और वो ऊपर ननद गंदगी में रहे, क्यों? तभी नीचे उतरकर अंजू का पति आ जाता है। अंजू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मोहन बेटा, बीवी को कुछ पैसे देकर निकला कर, घर में बरकत होती है। रोहन, जो कभी नहीं चाहता था अपने ससुराल में रहना, उसे सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। ऐसा है सासू माँ, अगर इससे बरकत आती है तो लाइए, दीजिए दीजिए, 500 मैं अभी देता हूँ। अरे मुझे जो देना होता है सैलरी आते ही दे देता हूँ। और अगर फिर भी कहीं से पैसे रोज देने का रिवाज है तो आप भी मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी बेटी को दे देता हूँ। मोहन ये बोलकर वहां से निकल जाता है। रिया मोहन के जवाब से खुश हो जाती है कि चलो, इस घर में कोई तो है जो सास के खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भैया आप। हमारे ये तो महीने में 1 दिन भी नहीं देते, लेकिन हमारी मम्मी जी को बहू की बरकत नहीं दिखती। कैसे इनका लड़का रोज बिना बताए ऑफिस निकल जाता है, लेकिन बेटी, खैर, अब तो रोज यही होगा। एक रोज अचानक शाम को अंजू के चिल्लाने की आवाज आती है। हाय रे, मर गई। हे भगवान, मेरी तो टांग टूट गई। माँ, ओ माँ। हाय रे, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे नंदू, बहू, देखो मेरी बेटी गिर गई है। हे भगवान, नंदू, अरे मेरी बेटी कैसे गिर गई? अरे माँ, भाभी ने सीढ़ियों की लाइट नहीं जलाई थी, अंधेरे में सीढ़ी दिखी नहीं। ओए माँ, बहुत दुख रहा है। हे भगवान, भैया देख क्या रहा है? उठा मुझे, उठा ना मुझे। लेकिन ये गिरी कैसे? अंधेरा? बहू, तूने बत्ती नहीं जलाई थी? मैं कैसे जलाती माँ? सीढ़ियों की लाइट तो ऊपर से जलती है ना, दीदी के घर के अंदर से। हाँ, लेकिन नीचे की लाइट तो तुम्हारे यहाँ से जलती है, वो तो तुम जला सकती थी। अरे, नीचे नहीं जली तो एक बार आप उतरने से पहले देख लेती ना। वाह बहू, आरोप लगाने में तो तू नंबर 1 है। अपनी गलती तो तू मानती नहीं कि तूने लाइट नहीं जलाई, ऊपर से मेरी बेटी को सुनाए जा रही है। अब तो आए दिन रिया की जिंदगी में ननद की धमाकेदार एंट्री होती रहती थी। ना पति साथ देता और ना ही सास। एक दिन शाम को, माँ, मैं ना इनके साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, बच्चों को अपने साथ सुला लेना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो आराम से दामाद जी के साथ घूमने जा। बच्चों की चिंता क्यों करती है? बच्चों की तो 2 दिन छुट्टी है, हम बैठे हैं ना, हम संभाल लेंगे तेरे बच्चों को। वैसे भी रिया के पास काम क्या है, सारा दिन घर में बैठे बैठे मोबाइल चलाती है, कम से कम बच्चों को देखेगी तो कुछ तो काम करेगी। रिया गुस्से से सास और ननद की ओर देखकर पति से कहती है, सुनते हैं जी, 2 दिन की छुट्टी लगी है तो मैं मायके जा रही हूँ। तुम कैसे मायके चली जाओगी? अरे कैसे क्या? वही पहले बस फिर टैक्सी, जानते तो हैं आप, फिर भी। कैसे मतलब कि कैसे कैसे चली जाओगी? तुम चली गई तो यहाँ कैसे होगा? कैसे क्या होगा? अब क्या मैं अपने मायके भी ना जाऊं? अपनी बहन को तो तुमने परमानेंट मायके में ही रखा है, और मैं बेचारी मासूम थोड़े दिन भी मायके नहीं रह सकती। ज्यादा बोल रही है तू बहू। सेटल नहीं कर लिया? इस घर में उसका भी हक है। अब तो कोर्ट भी लड़की के बराबर के हिस्से की बात कर रहा है। तू पढ़ी लिखी है कि नहीं? जब घर बनाया था तभी अपने बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा दे दिया था, और अब वो अपने हिस्से में रह रही है। बिल्कुल सही बोल रही हैं माँ। और जब मेरी बहन घूमने जा रही है तो क्या तुम उसके बच्चे संभाल नहीं सकती? चलो घर के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रिया बेचारी मन महसूस कर रह जाती है कि क्या करे, कैसे ननद को सबक सिखाए या उसका बोरिया बिस्तर बंधवा के घर से बाहर निकाले। लेकिन ठीक इसके उल्टा जैसे तैसे इसके दिन बीत रहे थे। उसकी ननद की जड़ें घर में और मजबूत हो रही थी। माँ, वो ये कह रहे थे कि हम लोगों को ऊपर का फ्लोर मिला है, तो क्यों ना हम छत पर एक और फ्लोर बनवा कर किराए पर चढ़ा दे। कैसे? वहां का तो किराया हम खाएंगे ना। हाँ, तू ही खा ले बहू, सब तू ही खा ले। अरे बेटी, बहुत अच्छी सोच है, दामाद जी ने तो बहुत अच्छा सोचा है। हाँ, लूट लो ससुराल को जितना लूट सकते हैं।
और क्या सोच सकते हैं दामाद जी? जिसे घर जमाई बनना पसंद है वो क्या सोच रखेगा सबको पता है। वो तो इस घर में रहना ही नहीं चाहते हैं। उनके आगे इस प्लान के बारे में बोल भी नहीं दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, हम क्यों बोलेंगे? क्यों नंदू? और नहीं तो क्या। वैसे क्या मना किए थे जीजा जी इस प्लान की किसी को कानो कान खबर ना हो। हाँ, और रातों रात ऊपर के फ्लोर में मकान बन जाता और सुबह तक किराएदार शिफ्ट भी हो जाते, है ना? चुप करो तुम दोनों। हो सकता है अंजू की ही सोच हो ये, या आप चाह रही हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना तुम लोगों के। वैसे अंजू, तुम लोगों के भविष्य के लिए पैसे जमा होंगे। दामाद जी तो कमा ही रहे हैं, ऊपर से जो किराया आएगा वो तुम सब बचत खाते में डाल देना। हाँ, और हम क्या करेंगे? नीचे का फ्लोर लेके बाजा बजाएंगे। बाजा तो तुम वैसे भी बजा रही हो। बहू, पता नहीं तुम्हारे अंदर कितनी जलन की भावना भरी पड़ी है। अरे छोड़ो ना, तुम लोगों की पंचायत ही खत्म नहीं हो रही है। कल ही एक ठेकेदार से बात करके तुम्हारे ऊपर वाले मंजिले का काम शुरू करवाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी रुक जाइए। बच्चों की परीक्षा चल रही है। धूल मिट्टी होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ऊपर से खटर पटर की आवाज। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? सड़क पर बिठाकर पढ़ाना बहू। कमरा बंद करके अंदर बच्चों को पढ़ाना। ऊपर का मंजिला बन जाएगा। अब क्या, घर में लेबर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर रिया बहू साफ करते करते थक जाती है। अरे बहू, लेबर को शाम की चाय दे दे। जी माँ जी। अरे बहू, ऊपर लेबर के लिए पानी पहुंचा दे। अरे बहू, जाकर देख ले लेबर काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे बहू, एक एक लेबर को चेक करना, कहीं घर से कोई सामान चुरा के ना ले जाएं। हाय रे रिया, दिन भर लेबर लेबर करके उसका दिमाग खराब हो जाता है। अगले दिन थक कर, जी मुझसे तो ये काम नहीं होगा। अगर आपको अपना घर राजमहल बनाना है तो खुद बनाएं। जो किराया खाने का सपना देख रही हैं, वो तो पार्लर वाली को बुलाकर सारा दिन मुंह में पैक लगाकर घूमती है। अरे तो वो बेचारी क्या करे? लेबर के साथ खड़ी होकर पत्थर उठाए? जो करना है करे, मुझे मतलब नहीं है। अब तक जो मैं कर रही थी मैंने कर दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। तभी वहां अंजू का पति मोहन आ जाता है। क्या माँ जी, ये कोई समय है आप लोगों के घर बनवाने का? अरे क्या जरूरत है हम लोगों के ऊपर वाले फ्लोर में घर बनवाने की? अब कौन सा रिश्तेदार आएगा? वो क्या है ना, अंजू को थोड़े जेब खर्चे चाहिए थे। वो क्या है ना, शायद आप उसकी आर्थिक जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या है ना, मैंने ही आइडिया दिया था कि ऊपर का फ्लोर बनाकर उसमें किराएदार रख लेते हैं, क्यों? हाय रे, कितने लालची लोग हैं आप। इतना ही नहीं भैया, अंजू दीदी तो ये भी कह रही थी कि ये किराया आप रखने की बात कर रहे थे। मैं प्लीज, मुझे तो इन चीजों से दूर ही रखिए। ये बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। हाँ सासू माँ, ये तो आपका मास्टर प्लान था, क्यों? हाँ तो क्या, कोई भी माँ अपनी बच्ची का भला चाहती है, तो वो कुछ तो करेगी ना। तो मैं भी अपने बच्चों को लेकर कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना, दोनों की परीक्षा चल रही है। ये क्या मायके मायके कर रही हो? पहले तो कभी मायके का नाम नहीं लेती थी, आजकल देख रही हूँ हमेशा मायके जाने की जिद करती हो। वो क्या है ना, बच्चों के फाइनल एग्जाम है और मैंने पहले ही कहा था कि अभी घर बनाने का काम ना छेड़े, लेकिन नहीं, मैं तो परीक्षा में कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक बार नंदू से पूछ ले बहू। उनसे क्या पूछना, उनको तो ये भी नहीं पता कि बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। तभी वहां पर अंजू आ जाती है। भाभी, मैं ये बोल रही थी कि मैं भी अपने बच्चों को आपके साथ भेज दूं। वो क्या है ना कि, अरे नहीं नहीं, मुझसे मेरे दो ही नहीं पलते। अच्छा माँ जी, इजाजत दीजिए। रुकिए भाभी, ये तो कोई बात नहीं होती। वैसे भी हम दोनों के बच्चे लगभग एक ही उम्र के तो हैं। जब मेरे बच्चे इस तोड़फोड़ में पढ़ सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं तो ऐसे खटर पटर और धूल मिट्टी में अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर वो मायके चली जाती है। मायके में रिया अपनी माँ को सारा हाल बताती है। माँ, अब तो इसका इलाज बता। मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ, ऊपर ननद और नीचे ससुराल से रोज ताने और काम करके। पता नहीं किस नसीब में हमने तेरी शादी इस घर में कर दी। हमें क्या पता था, कल की ब्याही हुई ननद सर पर रहने आ जाएगी। आ जाएगी नहीं माँ, आ गई है और खुद रह रही है।
और तो और अपने ऊपर के फ्लोर में भी मकान बनवा के उसको किराए पर चढ़ा रही है, जिससे कि वो बैठकर किराया खाए। हमारा घर घर नहीं रेलवे स्टेशन हो जाएगा। मैं समझती हूँ बेटा, पहले तो तू कितनी टेंशन फ्री रहती थी, पता नहीं तुझे किसकी नजर लग गई है। 1-2 दिन में मैं इसका कोई ना कोई उपाय निकालती हूँ। जा, तू आराम कर। रिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं उसके ससुराल में, अरे माँ, नाश्ते का वक्त हो गया, कुछ तो नाश्ता दे दे। कुछ तो शर्म करो, तेरी भाभी अब घर में नहीं है, अपने घर पे तो खाना बनाती है, तो मेरे और अपने भाई का भी खाना दे दिया कर। तेरी भाभी तो तुम्हारे पूरे घर का खाना देती थी। कैसी बात कर रही हो माँ, तुम तो एक ही दिन में बदल गई। पता तो है मुझे खाना बनाने में आलस आता है। अब ज्यादा बात मत करिए, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। सास बेचारी सारा दिन किचन में खटती और बेटी तो बस बैठ के मोबाइल चलाती है और भविष्य में मोटा किराया गिनने का सपना देखती है। उधर रिया भी अपनी माँ के साथ बैठकर प्लान बनाती है कि कैसे ननद को वहां से निकाला जाए। फिर एक रोज ससुराल में, अरे देखना कौन बेल पे बेल बजाया जा रहा है। लग रहा है भाभी वापस आ गई। अरे अभी कहाँ आई होगी तेरी भाभी, वो तो आएगी आराम से। सास दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है अंजू की ननद रेखा और उसके साथ उसके पति और 2 बच्चे भी। अरे भाभी, कैसी हैं आप? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तभी वहां मोहन आ जाता है। मैंने अपनी बहन को बुलाया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ? हाँ, प्रॉब्लम तो है, मतलब नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाभी। अच्छा भाई, बता सामान कहाँ रखना है? अरे नंदू भैया, जरा मेरी बहन का सामान उठाकर हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रख देना, अब ये यहीं पर रहेगी। रेखा का सामान जैसे ऊपर जाता है, अंजू मोहन से कहती है, ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन हम लोगों के साथ कैसे रह सकती है? तुम्हारे जीजा जी तो कांस्टेबल हैं। अरे जब मैंने एडजस्ट कर लिया है तो वो भी कर लेंगे, और प्रॉब्लम भी क्या है? तुम भी तो अपने भाभी के घर पे रह रही हो, तो वो भी अपने भाभी के घर पर ही रह जाएगी। क्या कहती? अंजू चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे अंजू भाभी क्या कर रही हैं? चाय नहीं बनाई? बन जाए तो ऊपर दे दीजिएगा। वो क्या है ना, मैं थोड़ा देर से उठती हूँ। हाँ अभी लाई। अंजू नीचे जाती है कि तभी, अंजू तू चाय बना रही है तो मेरे लिए भी बिना चीनी वाली चाय बना देना। मैं नहीं बना रही हूँ माँ, आप बना रही हैं। रहने दे, मुझे तो अब चाय बनानी आती ही नहीं है। रिया ने तो मेरी किचन में जाने की आदत ही बंद करवा दी। और जैसे ही वीकेंड आता है, वैसे ही रेखा अंजू से, भाभी मैं और ये ना 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, आप जरा हमारे बच्चे देख लेना, और हाँ, इनका अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ा भी देना और अच्छे से खिलाना। हम वीडियो कॉल में रोज बात करेंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अंजू सारा दिन बैठे बैठे मोबाइल देखती है, इसी बहाने बच्चों के साथ कुछ काम भी कर लेगी। तुम जाओ। रेखा बच्चे छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, अजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तो जिंदगी पूरी खराब हो गई है। 2 पल का भी आराम नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पे जेलर बैठा हो हर वक्त। यही हाल तुमने अपने मायके का भी किया है। तुम्हारी माँ जो कभी खाना नहीं बनाती थी और भाभी के ऊपर डिपेंड थी, आज तुमने उनको किचन में ढकेल दिया है। जो भाभी अपने घर का कोना कोना सजाती संवारती थी, अपने बच्चों, पति और सास के साथ आराम से रह रही थी, उसको मायके में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं जो कभी भी घर जमाई नहीं बनना चाहता था, उसे घर जमाई बना दिया। इन सब का तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ नुकसान होना ही चाहिए ना। अब मेरी बहन भी यहीं रहेगी। अंजू पति की बात सुनकर होश में आती है और, आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माना पापा और मम्मी ने प्यार में मुझे अपना मकान दे दिया, लेकिन मुझे आगे यहाँ इस तरीके से हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अंजू रिया को फोन करती है, भाभी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, आप मुझसे मिलने नहीं आएंगी? तभी रिया ससुराल आ जाती है तो अंजू उसके आगे हाथ जोड़ लेती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आऊंगी। कैसी बात कर रही है, ये तो तुम्हारा अपना घर है। अरे नहीं नहीं, उसका घर उसका ससुराल है। अंजू तू अपने घर में रह, बहू ये तेरा घर है, तू ही देख, मेरे बस की बात नहीं है ये घर देखना। हाँ भाभी,
आपने माँ, भाई और बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था। मैंने आकर सब बिगाड़ दिया। मैं अपने घर जा रही हूँ। ये घर आपका है और बच्चों का है। मुझे माफ कर दीजिए। बस एक गुजारिश है, मेरी ननद कुछ दिन यहाँ रहेंगी, बस उन्हें देख लीजिएगा। तभी वहां रेखा आ जाती है। मैं यहाँ रहने नहीं बल्कि भाभी आपको सबक सिखाने आई थी। माँ पापा भैया के बिना नहीं रह पा रहे हैं। जब आपको समझ में आ गया है तो मेरा यहाँ क्या काम, चलिए घर चले।